जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। तो दोस्तों, आपको चुनौतियों से घबराना नहीं है, आपको चुनौतियों से डटकर मुकाबला करना है और उनसे लड़ना है और जीत हासिल करनी है और अपनी सफलता को प्राप्त करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आगे बढ़ेंगे भोजन नलिका, यानी कि जो हमारा अब तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका मुंह था, मुंह में क्या क्या था, आपकी टंग थी यानी कि जीभ और दांत, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब भोजन कहां जाएगा, यानी कि मुंह के बाद भोजन कहां जाता है, ग्रास नली में। तो ग्रास नली में अब सबसे अधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रास नली की लंबाई क्या होती है, और बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट क्या रहता है कि ग्रास नली की लंबाई वो कभी कभार 9.2 मीटर लगा देते हैं, जो कि क्या होता है, वो होती है आपकी क्या, पूरी आहार नलिका। लेकिन हमको केवल ग्रास नली बतानी हो। ग्रास नली कहां से कहां तक होती है, मुंह से लेकर आमाशय तक, और जिसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और आहार नलिका की कितनी होती है, 9.2 मीटर या 33 फीट, जो हमने आपको पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। और जानकारी के लिए आप पिछली क्लास दे सकते हैं। अब देख लेते हैं भोजन नलिका, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप या ईसोफेगस। क्या कहते हैं, फूड पाइप या ईसोफेगस। तो पिछली क्लास में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन क्या था कि भोजन नलिका में या मुंह से आमाशय तक भोजन किस विधि के द्वारा जाता है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ये लिखा है कि यह क्या, भोजन नलिका बोलस को क्रमाकुंचन के द्वारा मुंह से आमाशय तक पहुंचाता है। यह बोलस को क्रमाकुंचन के द्वारा पहुंचाती है करना, यानी कि बोलस को क्रमाकुंचन के द्वारा मुंह से आमाशय तक पहुंचाती है। अब बात ये कर लेते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बोलस क्या है, और ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं अच्छी तरीके से कि बोलस क्या होता है। बोलस कहते हैं मुंह में उपस्थित भोजन को, प्लस में बोलस का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है कि जब भोजन के साथ लार मिक्स हो जाती है, तो उस लार में भोजन के मिक्स होने पर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि ग्रास नली में भोजन किस विधि से गमन करता है, तो क्रमाकुंचन विधि द्वारा। याद रखेंगे किसके द्वारा, क्रमाकुंचन विधि द्वारा। इससे अधिकतर बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, केवल सबसे अधिक क्वेश्चन बनता है, केवल 2 क्वेश्चन बनेंगे कि भोजन नली यानी ग्रास नली में भोजन किस विधि से गमन करता है और ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात, इसमें भोजन का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई भी ग्रंथियां उपस्थित नहीं होती हैं, और जहां पर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं वहीं पर केवल क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मुंह में भी भोजन का पाचन होता है। मुंह में किसका पाचन होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का। अब आगे देखते हैं, क्योंकि इसके बाद भोजन कहां पहुंच जाता है, आमाशय में। एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आमाशय के कितने भाग होते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है फंडस, कार्डिया और पाइलोरस। क्या होता है, पाइलोरस। तो देखो, फंडस होता है ऊपर वाला हिस्सा, और कार्डिया होता है जहां से जो ग्रास नली आपकी आमाशय में एंटर करती है, जुड़ती है, वो क्या होता है, कार्डिया होता है। और पाइलोरस होता है जहां पर आपकी छोटी आंत आमाशय से जुड़ती है, वो क्या होता है, पाइलोरस होता है। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जहां से आमाशय से छोटी आंत जुड़ती है वहां पर एक वाल्व लगा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक वाल्व कहते हैं। ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। जब ये एग्जाम में आता है तो अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि जो पाइलोरिक वाल्व होता है वो हमारे कहां उपस्थित होता है, लंग्स में उपस्थित होता है, फेफड़ों में उपस्थित होता है, क्योंकि अधिकतर वाल्व कहां होते हैं, या तो फेफड़ों में होंगे या फिर कहां होंगे, हार्ट में होंगे।
क्योंकि हार्ट में भी 4 वाल्व होते हैं, लेकिन ये पाइलोरिक वाल्व कहाँ होता है, आमाशय में उपस्थित होता है। और इस पाइलोरिक वाल्व की एक खासियत होती है, एक महत्वपूर्ण खासियत क्या होती है कि ये केवल और केवल भोजन को आमाशय से छोटी आंत में भेजता है। कभी भी भोजन छोटी आंत से आमाशय में वापस नहीं आता है, क्योंकि ये केवल इसको ही इधर ही खुलता है, इधर क्या होता है, बंद रहता है। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम में कई बार ये पूछ लेता है कि ये बताइए कि आमाशय का आकार कैसा होता है। तो आमाशय का आकार इंग्लिश के अल्फाबेट जे आकार का होता है, यानी कि अगर इसको मैंने ऐसा बना दिया है, अगर तो इसको थोड़ा टेढ़ा बनाया जाता है वैसे, तो ये कैसा लगता है, जे आकार का लगता है। आपको विशेषकर याद रखना है कि ये आमाशय जो होता है वो इंग्लिश के अल्फाबेट यानी कौन से अल्फाबेट के समान होता है, तो कैसा होता है, जे आकार का। और ये रेलवे में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। हाँ, तो अब और क्या याद रखना है कि देखो इसके बाद भोजन कहां जाता है, छोटी आंत में जाता है। इतना सब कुछ मेरे को लगता है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आपको विशेष करके बस याद ये नहीं रखना है कि आमाशय के कौन कौन से आकार हैं, कहाँ किस इनका क्या क्या कार्य होता है, क्या नहीं होता। आपको बस इतना याद रखना है कि आमाशय के 3 भाग होते हैं। हाँ, एक चीज और, आमाशय में कौन सी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। ग्रंथियों की हम बात करें तो आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड उपस्थित होती हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथियां, जिनसे क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी कि जठर रस निकलता है। उसके इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि आमाशय में भोजन पहुंच जाता है। अब आमाशय में भोजन पहुंच जाता है, और एक क्वेश्चन और कि आमाशय में भोजन पहुंचने के बाद आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि आमाशय में भोजन जो पहुंचता है तो वो कितने समय तक आमाशय में ठहरता है या रहता है। तो आपको विशेष करके याद रखना है 4 से 5 घंटे। आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रहता है। ओके, कितने समय तक रहता है, 4 से 5 घंटे। तो देखो अब इसके बाद बात करते हैं, क्योंकि देखो मुंह में किसका पाचन होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का। अब इसके बाद पाचन स्टार्ट होगा कहां पर, आमाशय के अंदर। और आमाशय के अंदर पाचन होता किसका है, मुख्य रूप से आमाशय में किसका पाचन होता है, जैसे मुंह में किसका हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आए कि आमाशय में किसका पाचन होता है, तो आमाशय में मुख्य रूप से पाचन होता है किसका, प्रोटीन का। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। लगभग ये समझ लीजिए कि 70 to 80% प्रोटीन का पाचन आमाशय में हो जाता है। अब बात ये कर लेते हैं कि आमाशय में पाचन तो होता है, लेकिन होता किस माध्यम से है। तो आपको मैंने अभी बताया है कि पाचन केवल वहीं होता है जहां पर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, और यह ग्रंथियां उपस्थित ना रहकर या फिर कोई ग्रंथियां उनसे जो पाचक रस निकलते हैं वो वहां पर पहुंचा सकें। जैसे मान लीजिए छोटी आंत में ग्रंथियां उपस्थित नहीं होती हैं, लेकिन जो हमारा पेंक्रियाज जो होता है, पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय, और हमारा लीवर यानी कि यकृत, ये दोनों पाचक रस निकालकर छोटी आंत तक पहुंचाते हैं। इसलिए वहां पर क्या होता है, पाचन होता है। और ये भी क्या होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, और ये किससे कनेक्ट रहती हैं, छोटी आंत से। तो देखो आमाशय में भी क्या होती हैं, ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जिनको हम जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि जो आमाशय में जो ग्रंथियां होती हैं उनमें जो सेल पाई जाती हैं वो कौन सी पाई जाती हैं, मुख्य रूप से कौन सी पाई जाती है, पेप्टिक सेल। और एक और होती हैं ऑक्सीजिनेटिक सेल, ऑक्सीजिनेटिक। और ऑक्सीजिनेटिक सेलों का क्या कार्य होता है, ये केवल और केवल क्या करती हैं, HCl का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, HCl का निर्माण करती हैं। और हमारे आमाशय में HCl बनता है, जो अब तक का ज्ञात सबसे खतरनाक एसिड माना जाता है, यानी कि सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है। और प्रबल अम्ल वही होते हैं जिनका pH मान बहुत कम होता है। लेकिन आमाशय में जो HCl बनता है
वैसे तो HCl का जो pH मान होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन जो हमारे आमाशय में बनता है उसका pH मान 1.5 से लेकर 1.8 के बीच में होता है। अब बात यह है कि इतना खतरनाक एसिड यानी कि इतना खतरनाक अम्ल जब हमारे आमाशय में बनता है, और आमाशय जो होता है वो किससे बना होता है? मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। अगर हम कहें कि मांसपेशियों से जो अंग बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है पेशीय अंग या मांसपेशीय अंग। या हम, जैसे मैंने आपको जब टंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था ये क्या होती है? एक पेशीय अंग होता है। क्या होता है? एक पेशीय अंग होता है। और पेशीय अंग वे होते हैं जिनमें कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है, और हमारे आमाशय में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है, फिर भी क्या ये HCl आमाशय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि HCl से हमारे आमाशय को कोई भी परेशानी या कोई भी नुकसान नहीं होता है? जबकि आमाशय क्या है? एक पेशीय ऑर्गन है, एक पेशीय अंग है। अब बात ये कर लेते हैं कि HCl से आमाशय को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो बात ये करते हैं कि एक होती है श्लेष्मा झिल्ली, या जिसको हम कहते हैं म्यूकस लेयर। और जो म्यूकस लेयर होती है वो क्या होती है? वो छारी होती है। क्या होती है? छारी होती है, जिसके कारण जिसके कारण क्या होता है? ये HCl आमाशय को कोई प्रभाव नहीं पहुंचा पाता है, कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा पाता है। इसी से क्या बनी रहती है? इसकी सुरक्षा बनी रहती है। अब बात ये कर लेते हैं कि ये तो होगी। अब बात करते हैं पेप्टिक कोशिकाओं की, और ये क्या होती हैं? हमारे आमाशय में उपस्थित मुख्य कोशिकाएं होती हैं। अब मुख्य कोशिकाएं इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो एंजाइम स्रावित करती हैं। दो एंजाइम स्रावित तो करती हैं, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। कैसी फॉर्म में? अक्रिय अवस्था में। कैसी अवस्था में? अक्रिय अवस्था में। और वो एंजाइम कौन से होते हैं? पेप्सिनोजेनम और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेनम और प्रोरेनिन। अब बात ये कर लेते हैं कि इनके द्वारा, पेप्टिक सेलों के द्वारा पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन एंजाइम क्या हो गए? स्रावित हो गए। अब थोड़ी देर के लिए इसको यहीं स्टॉप करके अब बात कर लेते हैं इसकी HCl की, कि HCl के कार्य क्या होते हैं। क्योंकि इनका जो काम होगा या ये कब काम करेंगे ये डिपेंड करता है किस पर? HCl पर, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में बनता है तो इसका कुछ काम होता है कि वैसे ही बन जाता है? पहली बात तो ये है कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, और वो जितनी भी कोई भी चीज, यानी कि मान लीजिए कोई भी रस का श्रावण कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ काम होता है। अब ऐसे ही जो जठर ग्रंथियां हैं उनके माध्यम से HCl का श्रावण हो रहा है तो इसका भी कुछ ना कुछ काम होगा। अब बात ये करते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो पहला काम क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि हमारी लार में एक एंजाइम होता है। कौन सा होता है? हमारी लार में भी एक एंजाइम होता है जो हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? मारने का काम करता है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि वो एंजाइम कौन सा होता है, क्योंकि ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। आपको वो क्लास जाकर देखनी है और ये पता करना है कि हमारी लार में वह कौन सा एंजाइम होता है जो हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है। एक मैं आपको बता सकता हूं, एक कौन सा होता है? एक होता है टाइलिन, और वो क्या करता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और एक कौन सा होता है जो हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है? ये आपको क्लास में पिछली क्लास में देखकर जानकारी लेनी है, और हम मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब बात कर लेते हैं कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या करता है? यानी कि वो एंजाइम उतना प्रबल नहीं होता है कि जितने भी हानिकारक जीवाणु हमारे मुंह में एंटर हो जाते हैं खाने के माध्यम से वो सभी मर सकें, लेकिन कुछ बचे जाते हैं। कुछ मतलब ये है कि जीवाणु कुछ ज्यादा पावरफुल होते हैं
कुछ बच भी जाते हैं तो वो कहां पहुंचते हैं, आमाशय में पहुंच जाते हैं। और आमाशय में आपको ये पता है कि ये कितना प्रबल अम्ल होता है, ये इतना प्रबल अम्ल होता है, यानी कि हमारी केमिस्ट्री का सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है। अगर आपकी बॉडी पर इसको डाल दिया जाए तो त्वचा तो छोड़ो, ये हड्डियों को भी गला देता है, इतना प्रबल होता है। तो ये क्या करता है, उन हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करता है, यानी कि जो हमारे खाने के माध्यम से आमाशय में पहुंच जाते हैं उनको क्या करता है, मारने का कार्य करता है। दूसरा और अन्य काम क्या होता है कि ये यानी कि पेप्टिक सेलों के द्वारा जो पेप्सिनोजन या प्रोरेनिन एंजाइम बनाए गए हैं, तो ये कैसी फॉर्म में, अक्रिय फॉर्म है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में। तो ये क्या करता है, इनएक्टिव फॉर्म में कौन से होते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। तो ये क्या करता है, इनको एक्टिव कर देता है, और एक्टिव होने के बाद यानी कि सक्रिय होने के बाद पेप्सिनोजन क्या बन जाता है, पेप्सिन। पेप्सिनोजन क्या बन जाता है, पेप्सिन बन जाता है, और प्रोरेनिन क्या बन जाता है, रेनिन। इसके बाद ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, अब बात ये कर लेते हैं कि ये सक्रिय तो हो गया, यानी सक्रिय होकर पेप्सिन बन गया। अब ये पेप्सिन एंजाइम है, इसका भी तो कुछ कार्य होना चाहिए। ये हमारी बॉडी में क्या काम करेगा, वैसे ही आके डल जाता है और कुछ नहीं होता है इसका काम, अरे इसका भी तो कुछ काम होना चाहिए। तो ये क्या करता है, ये हमारा प्रोटीन का पाचन स्टार्ट करवाता है। जो प्रोटीन होती है उसका पाचन करता है, यानी कि हम खाने के साथ जो भी प्रोटीन लेते हैं, यानी कि मान लीजिए जो भी चपाती वगैरह खाते हैं, गेहूं में भी प्रोटीन होती है, वो क्या करता है, इनका क्या करता है, डाइजेशन करता है। और ये आपका रेनिन एंजाइम होता है, इसका एक विशेष कार्य होता है कि रेनिन का क्या कार्य होता है कि आप दूध पीते हैं तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, अच्छा आपको ये नहीं पता कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इसे हम अभी नहीं बताएंगे, थोड़ी देर बाद बताएंगे। फिलहाल में इतना याद रखेंगे कि आपको बताना है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो इसको अभी यही छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। तो देखो कि रेनिन, हाँ अब मैंने आपको बताया कि आमाशय में लगभग ये 70 to 80% प्रोटीन का पाचन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ये समझ लीजिए कि जो रेनिन का कार्य होता है, ये जो आप दूध पीते हैं उसका पाचन करना इसी का कार्य होता है। और जो रेनिन एंजाइम होता है ये अधिकतर स्टार्टिंग में जब बच्चा लगभग ये 5 या 8 साल तक का होता है, 5 या 8 साल की उम्र तक का होता है, तब ये ज्यादा बनता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा दूध पीता है तो ये क्या करता है कि उसको उसका डाइजेशन करवाता है। अब डाइजेशन कैसा करवाता है कि जैसे ही किसी बच्चे ने दूध पिया, अगर कभी कभार कोई भी बच्चा अगर दूध पीने के बाद अगर उल्टी कर देता है तो आपने देखा होगा कि दूध नहीं निकलता, दही जैसा निकलता है, क्योंकि उस समय पर ये जो एंजाइम होता है ये क्या बनता है, बहुत ज्यादा बनता है, और ये विशेष करके दूध का ही डाइजेशन करवाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अगर अधिक समय तक दूध नहीं पीते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2-4 साल तक दूध का नहीं पिया और कुछ खाता रहता है, दूध नहीं पीता है, फिर क्या होता है कि जो रेनिन एंजाइम होता है ये धीरे धीरे करके बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। धीरे धीरे के बनना कम हो जाएगा, अगर कोई दूध पीता नहीं तो धीरे धीरे बनेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में। और मान लीजिए अचानक उस व्यक्ति ने दूध पी लिया 1 लीटर, तो उसका डाइजेशन होगा, नहीं होगा, फिर उसका डाइजेशन नहीं होता है। आपने देखा है कि अधिकतर लड़कियां दूध नहीं पीती हैं, और लड़कियां दूध नहीं पीती हैं तो उनके अंदर ये रेनिन एंजाइम बनना क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, इसलिए उनको दूध नहीं पचता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? यस। अब इसके बाद आगे देखते हैं। ओके सर। हाँ तो आइए अब आगे देखते हैं
अब आगे देखते हैं छोटी आंत के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। अब छोटी आंत क्या होती है, इसमें कितना डाइजेशन होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि बताइए कि पूर्ण पाचन किसमें होता है, कंप्लीट पाचन किसमें होता है। यानी कि अब हम बात करेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कंप्लीट पाचन किसमें होता है, तो कंप्लीट पाचन किसमें होता है, छोटी आंत में होता है। किसी भी चीज का कंप्लीट पाचन किसमें होता है, छोटी आंत में। अब बात कर लेते हैं कि छोटी आंत के कौन से भाग में पाचन होता है, कौन से भाग में अवशोषण होता है, और छोटी आंत में ऐसा क्या पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, अवशोषण होता है। तो देखते हैं। अब पहले बात कर लेते हैं कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो कुछ क्वेश्चन आपको विशेष करके ध्यान रखने हैं। तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 6 से 6.5 मीटर। और इसका व्यास कितना होता है, व्यास समझते हैं, उसकी मोटाई कितनी होती है, यानी कि उसका व्यास होता है 1 इंच। कितना होता है, 1 इंच। सॉरी। अब बात कर लेते हैं कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं और कौन से भाग का क्या काम होता है। अब देखो, पहले हम बात करते हैं कि छोटी आंत का सबसे पहला भाग होता है जो आमाशय से जुड़ा रहता है, उसे कहते हैं ड्यूडीनम। क्या कहते हैं, ड्यूडीनम। यानी कि छोटी आंत का वह भाग जो आमाशय से जुड़ा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडीनम कहते हैं। और इस ड्यूडीनम में ही आकर जुड़ते हैं कौन कौन से, यानी कि एक जुड़ता है यकृत और एक जुड़ता है अग्न्याशय। यकृत यानी कि यकृत और अग्न्याशय, ये दोनों किससे जुड़े रहते हैं, ड्यूडेनम भाग से ही जुड़े रहते हैं। और इन दोनों से जो पाचक रस आते हैं वो किस में आते हैं, ड्यूडेनम भाग में ही आते हैं। और इसी में क्या होता है, पाचन होता है, क्योंकि इनसे जो पाचक रस आते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है, पाचन होता है। देखो जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, देखो ड्यूडेनम भाग, यानी कि जो ड्यूडेनम होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटी आंत के किस भाग में पाचन होता है, तो छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में पाचन होता है जो आमाशय से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, आमाशय से। इसके बाद बात करते हैं जैजुनम की। जैजुनम, छोटी आंत का जैजुनम एक ऐसा भाग होता है जिसमें ना तो पाचन होता है और ना ही क्या होता है, अवशोषण होता है। इससे केवल भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। यानी कि इससे होकर गुजर कर चला जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, कोई पाचन नहीं होता। ये क्या होता है, छोटी आंत का जैजुनम भाग। ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली बन जाते हैं, लेकिन वैसे बनते नहीं है। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं सीधा कि संपूर्ण पाचन हमारे शरीर के किस अंग में होता है, तो किस में होता है, छोटी आंत में। अगर डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि छोटी आंत के किस भाग में कंप्लीट पाचन होता है, तो छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में कंप्लीट पाचन होता है। या फिर क्वेश्चन ये बन जाता है कि छोटी आंत का वह कौन सा भाग है जिसमें ना पाचन होता है और ना ही अवशोषण होता है, तो छोटी आंत के जैजुनम भाग में ना तो पाचन होता है और ना ही अवशोषण होता है। यह केवल भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है। अब बात कर लेते हैं इलियम भाग की। यह छोटी आंत का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जो इलियम होता है इसमें ही भोजन का क्या होता है, इसके बाद यानी कि जो ड्यूडेनम भाग होता है इसमें भोजन का क्या कर दिया जाता है, पाचन कर दिया जाता है। जब यह डाइजेस्टिव फूड यानी कि पचा हुआ भोजन जब इलियम भाग में पहुंचता है तो उसमें जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं इस इलियम भाग में क्या कर लिया जाता है, उनका पोषक पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण का मतलब यह है उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, यानी कि सोख लिया जाता है। यानी कि जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनको क्या कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। अब बात ये आती है कि भाई साहब ऐसा इसमें क्या हो गया कि इसमें उस पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिया गया है, इसमें तो नहीं हो रहा था, ना इसमें हो रहा था ड्यूडेनम में।
तो इसमें ऐसा क्या होता है कि भोजन को क्या कर लिया जाता है, भोजनीय पोषक पदार्थ होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। तो इसमें पाई जाती है विली। क्या पाई जाती है, जैसा यहां पर लिखा हुआ है विली। अब बात ये कर लेते हैं विली क्या होती है। अब देखो जैसे हम सीधा सीधा यहां पर बनाते हैं, ये मैं थोड़ी बड़ी बना दी है, ये क्या है, छोटी आंत है। और इसमें क्या पाई जाती है, ऐसे इसके अंदर ऐसी संरचना होती है और ये क्या होती है, विली होती है। इन्हीं को क्या कहते हैं, विली कहते हैं। और ये विशेष किस्म पाई जाती हैं, इलियम भाग में ही पाई जाती हैं। और इलियम भाग में इन विलियों के माध्यम से इसके साथ बहुत सारी क्या जुड़ी रहती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि जो वेन होती हैं, जो नस होती हैं, वो जुड़ी रहती हैं बहुत सारी। और वो क्या करती हैं, इस भोजन को यानी कि अवशोषित जो भी अवशोषण किया हुआ पोषक पदार्थ हैं उनको ब्लड में मिक्स कर देती हैं, जिससे ये क्या होता है, अवशोषित यानी कि पोषक पदार्थ होते हैं हमारी प्रत्येक सेल तक पहुंचे जाते हैं और हमको क्या मिलने लगती है, ऊर्जा मिलने लगती है, एनर्जी मिलने लगती है। तो ये विलियों के माध्यम से ही क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। अब देखो, अब बात ये कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर जैसा मेंशन किया गया है, छोटी आंत के इलियम भाग में विली होती हैं, विली पाई जाती हैं जो भोजन से पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं। और दूसरा, यह छोटी आंत का जो जैजुनम भाग होता है उसमें ना तो अवशोषण होता है और ना ही क्या होता है, पाचन होता है। तो ये आपकी छोटी आंत हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या, यकृत। यकृत के कार्य क्या होते हैं, ये इससे कौन कौन से रस निकलते हैं, और इसके बाद बात करेंगे हम अग्नाशय की, कि जो अग्नाशय होता है उसका क्या कार्य होता है हमारी बॉडी में, ये क्या करता है, इसका कौन कौन से कार्य होते हैं और क्या क्या कार्य करता है। अच्छा, आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की किस ग्रंथि से वह रस निकलता है जिसमें एक भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जिससे वह रस निकलता है जिसमें एक भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। अब देखो, अब तक मैंने आपको जितनी भी ग्रंथियां पढ़ाई हैं उन सभी से जितने भी रस निकल रहे हैं उन सभी में क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अब आपको वह ग्रंथि बतानी है जिससे रस तो निकलता है लेकिन उस रस में एक भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। उस ग्रंथि का नाम बताना है या फिर उस रस का नाम बताना है कि वह कौन सा रस होता है जिसमें एक भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है जिससे यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके और वो भी इस लॉकडाउन में इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, हम आप सभी से आज के लिए विदा लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेहतर आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।